ठीक। तो कल हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। अब मैं आगे बताता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही होगी सबको। चलो, तो कल हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं डॉम। जावास्क्रिप्ट में डॉम क्या होता है? डॉम का पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में काम करता है। पूरा का पूरा वो डॉक्यूमेंट को, वो पूरे के पूरे एचटीएमएल के हमारे फाइल को एक डॉक्यूमेंट समझता है और उसे वो ट्री स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहा होता है। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके डॉम को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, डॉम में कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसी में की हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, यानी जेएस का यूज करके, जेएस का यूज करके एचटीएमएल सीएसएस इनको चेंज करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। जब हम लोग एचटीएमएल सीएसएस को जावास्क्रिप्ट का यूज करके चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन, यानी हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को चेंज कर दिया। तो सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, डे 3। एक सेकंड। ठीक। तो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बना लिया डे 3। अब इस डे 3 के अंदर, डे 3 के अंदर सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस। क्लियर है? अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में एच टी एम एल का पूरा कोड मैं लिख लेता हूँ। बोलेट प्लेट कोड लिख लिया, टाइटल को लिख दिया मैंने डे 3 जेएस डॉम। और स्क्रिप्ट में सबसे पहले स्क्रिप्ट की हम लोग लिंकिंग कर लेंगे। तो मैंने स्क्रिप्ट एसआर से लिखा और स्क्रिप्ट का पाथ दे दिया, और चेक करते हैं कि हमारा लिंक हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा अलर्ट चला लेंगे, फाइल इज लिंक्ड। यानी अगर फाइल लिंक हो जाती है तो हमें यह मैसेज मिल जाएगा कि हमारी फाइल लिंक हो गई है। मैं इसको गो लाइव करता हूँ और देखते हैं कि हमें अलर्ट मिल गया कि फाइल इज लिंक्ड, यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारी लिंक हो गई है। क्लियर है? अब देखो, मैंने यहाँ पे h1 में लिखा हेलो, लिख दिया। यहाँ पे हमारा h1 आ भी रहा है हेलो। फिर मैंने यहाँ पे p टैग में एक मैसेज लिख दिया, मैसेज भी हमारा आ गया, नो इशू। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले देखते हैं सेलेक्टर्स। जब भी हम लोग डॉम को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले सेलेक्टर देखते हैं कि डॉम में क्या क्या सेलेक्टर्स हैं। जैसे CSS फाइल में सेलेक्टर्स होते हैं, CSS जब भी हम लोग लिखते हैं तो CSS में भी हमारे पास सेलेक्टर होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, CSS में कौन कौन से सेलेक्टर्स होते हैं। जैसे हम लोग क्लास के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आईडी के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, टैग के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं ग्रुप सेलेक्टर्स, सूडो सेलेक्टर्स। उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट में भी सेलेक्टर्स हैं। तो इसमें सेलेक्टर कौन कौन से हैं? तो जावा स्क्रिप्ट में हम आईडी के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, टैग के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसे भी हमें चेंज करना है डॉम के थ्रू, सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे CSS में हम लोग को किसी भी चीज़ को अगर कलर देना है तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको कलर वगैरह दे पाते हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर किसी भी चीज़ को चेंज करना है तो पहले हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। मान लो इसकी आईडी है ब्रांड नेम, ठीक है।
अब मुझे इस ब्रांड नेम को चेंज करना है, लेकिन मैं HTML के थ्रू नहीं चेंज करना चाहता। क्लियर है? यहाँ पे अगर देखो कंसोल में भी, तो देखो यहाँ पे ब्रांड नेम में क्या दिख रहा है, हेलो दिख रहा है। लेकिन इस हेलो को मैं चेंज करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन टाइम पे। रन टाइम पे कभी भी HTML फाइल में अगर चेंजेस करने होंगे तो जावास्क्रिप्ट ही कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। आईडी के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आईडी सेलेक्टर का यूज करेंगे। आईडी सेलेक्टर क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग आईडी पास कर देंगे। आईडी क्या था, ब्रांड नेम, तो यहाँ पे ब्रांड नेम आईडी थी, इस आईडी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सेलेक्ट हो गया। इसको हम लोग चाहें तो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ब्रांड नेम, और उसमें इस एलिमेंट को स्टोर कर दिया। जरूरी नहीं है कि तुम आईडी का नाम और वेरिएबल का नाम सेम रखो, तुम वेरिएबल का नाम ABCD रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगर ABC को कंसोल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो पूरा का पूरा हमें HTML का टैग ही मिलता है, यानी ये टैग हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस टैग को हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम को सेलेक्ट कर लिया, आईडी से सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको मैंने कंसोल पे प्रिंट कराया। कंसोल पे ये हमें दिख रहा है। अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर चेंजेस करना हो तो कैसे होगा, तो मान लो हेलो की जगह अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो। मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ABC डॉट इनर टेक्स्ट। हम लोग क्या करते हैं, इस टैग के अंदर H1 टैग के अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना चाहते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इनर टेक्स्ट। तो मैंने लिखा कि इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट में तुम लिख देना ABCDEFGHIJKL, इस तरीके से। तो क्या वो चेंज कर देगा? सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है ब्रांड नेम को, ध्यान देना मैंने ब्रांड नेम को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उसे मैंने ABC वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर मैंने ABC को कहा कि तुम इसके इनर टेक्स्ट को बदल दो। इनर टेक्स्ट क्या था, हेलो, तो हेलो को बदल दो, और हेलो को बदल के क्या लिख दो, ABCD। चेक करते हैं, तो देखो इसने रन टाइम में चीजें चेंज कर दी, दिख रहा है। अब यहाँ पे ABCD लिखा हुआ आ रहा है। जबकि अगर तुम HTML फाइल में देखो तो HTML फाइल में स्टिल यहाँ पे हेलो ही लिखा हुआ है। HTML फाइल में कोड में हमने हेलो ही लिखा है, लेकिन रन टाइम पे ये हमें चीज़ें बदल के दिखा रहे हैं। तो कभी भी HTML की फाइल को, CSS की चीज़ों को चेंज करना हो रन टाइम पे, तो हमेशा जावास्क्रिप्ट ही काम आएगा। क्लियर है? तो अभी हमने देखा आईडी सेलेक्टर की, आईडी सेलेक्ट कर यूज करके कैसे डोम को मैनिपुलेट किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने आईडी सेलेक्टर का यूज किया था। अब हम लोग देखते हैं क्लास सेलेक्टर। लिखता हूँ क्लास सेलेक्टर, कि क्लास सेलेक्टर कैसे यूज किया जाता है। आवाज क्लियर है? हेलो, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पी टैग लिखा था। पी टैग में मैंने इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, और इसका क्लास है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे क्लास दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास सेलेक्टर का यूज करके सबसे पहले हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं।
एक सेकंड बस। क्लास सेलेक्टर का यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या चाहे तो टेम्पलेट लिटरल के अंदर क्लास का नाम लिख सकते हैं। क्लास का नाम था डिस्क्रिप्शन, लिख दिया। क्लास का नाम है डिस्क्रिप्शन, देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास नेम डिस्क्रिप्शन। तो अब ये पूरा का पूरा टैग सेलेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। मान लो इस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ वेरिएबल मैसेज। तो मैसेज वेरिएबल में मैंने पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे कंसोल करा के देखता हूँ कि क्या मैसेज सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एक कलेक्शन हमें मिल रहा है, और इस कलेक्शन में हमें ये डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। तो हमने इसे सेलेक्ट तो कर लिया, क्लास नेम के बिहाफ पे, क्लास नेम के बिहाफ पे सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक कलेक्शन मिलता है। क्या अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल, करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट, क्योंकि पी टैग में जो भी है वो भी तो एक टेक्स्ट ही है। तो मैं इस टेक्स्ट को बदलता हूँ। तो मैंने कहा पी मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, तुम यहाँ पे लिख देना दिस इज JS या जावा स्क्रिप्ट मैसेज। ठीक है, अब चेक करते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और इसने चेंज नहीं किया। ठीक है, इनर टेक्स्ट से ये नहीं चेंज कर रहा। टेक्स्ट कंटेंट नहीं चेंज हुआ। इनर HTML, इनर HTML से भी नहीं चेंज हुआ। वेट, चेंज करने के लिए हमारे पास इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट है। इतने से ये चेंज हो जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट किया, मैसेज में मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट ये लिख दिया। एक सेकंड, मुझे फिर से रन कराने दो इसे। चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले कंसोल करते हैं मैसेज को कि मैसेज में क्या मिल रहा है। मैसेज में हमें कलेक्शन मिल रहा है। मैसेज के अंदर 0 इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, पी डॉट डिस्क्रिप्शन, और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कहाँ गया, इनर टेक्स्ट और इनर HTML। दोनों को हम लोग बदल सकते हैं। मैसेज 0 के अंदर इनर टेक्स्ट को चेंज करो। तो अब ये चेंज कर पा रहा है। तो क्लास नेम के भी यहाँ पे जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर इस तरीके से इसे ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि क्लास नेम एक एरे रिटर्न कर रहा है हमें। इसके साथ एक और हम लोग, एक मैंने S3 बनाया, टेस्ट बाय क्लास नेम। इसको भी हम लोग एक क्लास देंगे, टेस्टिंग। यहाँ पे आते हैं, फिर से उसको सेलेक्ट करते हैं, वेरिएबल टेस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, तो क्लास नेम है टेस्टिंग। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ टेस्ट को, क्या मिलता है हमें। ठीक है, क्लास नेम से जब भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो हमें एक कलेक्शन मिल रहा है, और उसमें से फिर हमें अपने एलिमेंट को निकालना पड़ता है। ठीक है,
तो ये है, इस तरीके से हम लोग क्लास नेम सेलेक्टर का यूज करते हैं, क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। क्लास सेलेक्टर के बाद अब हमारे पास आता है टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर टैग सेलेक्टर कैसे, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया टेस्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, और यहाँ पे हम लोग टैग का नाम पास कर सकते हैं। जैसे h3 मैंने लिखा, अभी मैंने देखो यहाँ पे एक h3 बनाया था, यहाँ पे क्लास भी लिखा हुआ है, इस क्लास को हटा देता हूँ और लिख देता हूँ टेस्ट बाई टैग नेम। तो h3 को मैंने सेलेक्ट किया, और अब मैं इसे कंसोल करके देखता हूँ कि क्या हमें टेस्ट में कुछ मिल रहा है। ये वाला कंसोल बंद करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें भी यहाँ पे भी एक HTML कलेक्शन मिल रहा है, यानी टैग नेम के बिहाफ पे भी जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक कलेक्शन मिलता है। अब इस कलेक्शन में जीरो इंडेक्स पे h3 लिखा हुआ है। तो कल ही हमने पढ़ा था एरे के अंदर से जीरो इंडेक्स पे कैसे जाएंगे, तो ब्रेसेस लगाया और जीरो। तो अब हम लोग इसके जीरो इंडेक्स को देख सकते हैं। टेस्ट एक एरे है और उसके जीरो इंडेक्स को हम लोग देखते हैं इस तरीके से। क्लियर है। अगर इसमें इंडेक्स वन होता तो इस तरीके से देखते, लेकिन वन इंडेक्स में अनडिफाइन आएगा क्योंकि है ही नहीं। तो मैंने अगर जीरो इंडेक्स दिया तो जीरो इंडेक्स पे एक वैल्यू है h3, वो प्रिंट होके आ गई। बाकी अगर हमें अब इसे चेंज करना है तो सेम उसी तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। मैं लिखूंगा टेस्ट एक एरे है, इसके जीरो इंडेक्स पे जाना और इसका इनर टेक्स्ट जो है वो बदल के कर देना दिस इज चेंज्ड बाय जेएस। देखो वो मैसेज चेंज हो गया, दिस इज चेंज्ड बाय जेएस। यहाँ पे S3 में भी देखोगे तो वही मैसेज दिखेगा तुम्हें। तो इस तरीके से टैग नेम के भी यहाँ पे चीजें सेलेक्ट की जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, इनर टेक्स्ट हो गया, एक होता है इनर HTML। तो इसे हम लोग ना टैग नेम को मैं बंद करता हूँ, क्लास को भी बंद करता हूँ। अब हम लोग आते हैं आईडी पे, ठीक है। क्यों, जावास्क्रिप्ट में देखो मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ, तुम लोग भी चाहो तो ये तरीका फॉलो कर सकते हो। जब भी CSS यूज करो, CSS के लिए चीजें लिखो, CSS के लिए तो मोस्टली प्रीफर कर लो क्लास लेना। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर तुम CSS लिखते हो तो प्रीफर करो कि तुम उसका क्लास बनाओ, ठीक है। और अगर तुम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो तो प्रीफर करो ज़्यादातर आईडी बनाओ। आईडी के भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करो और CSS को यूज करो क्लास के भी यहाँ पे। इससे चीज़ें सेपरेट भी रहेंगी, तुम्हें भी पता रहेगा कि कहीं पे अगर तुमने क्लास दिया है तो कंफर्म है कि तुम उसके लिए CSS ही लिखे होगे, और अगर तुमने कहीं पे आईडी दिया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुमने उसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखी होगी। तो इस तरीके से ना बाद में जब लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास तो डिबग करना आसान होता है। हमें पता होता है कि अगर हमने आईडी दी है तो हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट वाले में ही दिक्कत आई होगी, या फिर अगर हमने क्लास दिया है तो हो सकता है CSS में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी। तो इस वजह से मैं ये तरीका फॉलो करता हूँ, अगर मुझे किसी एलिमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं उसको एक आईडी के भी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और अगर मुझे CSS लिखनी है तो मैं क्लास बनाता हूँ प्रॉपर, ठीक है। तो हमने ये क्लास सेलेक्टर देख लिया, टैग सेलेक्टर देख लिया, फिर से अब हम लोग आ जाते हैं आईडी सेलेक्टर पे अपने। अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया और चेंज कर दिया था ABCD में, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ पे हमने इनर टेक्स्ट का यूज किया है। इनर टेक्स्ट के अलावा हम लोग एक और चीज यूज कर सकते हैं, ABC डॉट इनर कंटेंट, सॉरी टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट पे मैं लिख दूं हेलो, हेलो जी टेक्स। तो देखो टेक्स्ट कंटेंट के बिहाफ पे भी हम लोग डोम में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट के बाद हमारे पास एक और चीज आती है इनर HTML। इनर HTML के बिहाफ पे भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, चेंज यूजिंग इनर HTML। देखो फिर भी ये चेंज हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों से तो कंटेंट ही चेंज हो रहा है, फिर फायदा क्या है तीनों का, एक ही रखते हैं। तो जो हमारा ये इनर HTML है ना,
इसमें एक चीज़ खास बात यह है कि हम इसमें पूरा का पूरा HTML का टैग भी पास कर सकते हैं। जैसे अभी अगर देखो तो हमारा हेडिंग किस में आ रहा है, H1 टैग के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर आई टैग पास करूंगा तो ये हल्का सा टिल्ट होके आएगा। तो मैं इनर HTML में आई टैग पूरा का पूरा लिख सकता हूँ, पूरा का पूरा HTML पास कर सकता हूँ। तो देखो इस तरीके से ये टिल्ट होके आएगा। तो जब भी हम लोग इनर HTML का यूज करके कंटेंट को चेंज करते हैं तो हम लोग उसमें पूरा का पूरा HTML लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग टेक्स्ट कंटेंट या इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं तो हम लोग उस टाइम पे इसमें HTML के टैग्स नहीं लिख सकते। देखो इनर टेक्स्ट या इनर कंटेंट जो है वो टैग को बिल्कुल एज अ कैरेक्टर प्रिंट करता है, एज अ कैरेक्टर बिहेव करता है उसके साथ। लेकिन वही टैग अगर हम लोग इनर HTML में देंगे तो वो हमें उसका प्रॉपर आउटपुट देगा, वो उसे एक टैग की तरह काम करेगा। तो जब भी चेंज करना हो, अगर केवल कंटेंट चेंज करना हो तुम्हें, तो तुम इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट का यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें उसमें HTML के टैग वगैरह का यूज करना है तो तुम इनर HTML का यूज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने ये देख लिया कि जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर कैसे काम करते हैं, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर कैसे काम करता है, और इनके बिहाफ पे हम लोग कंटेंट वगैरह कैसे चेंज करते हैं। अब हमारे पास एक और तरीके का सेलेक्टर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस पी टैग को ऑन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी मेरे पास एक H1 टैग है और एक P टैग में मैसेज है। क्लियर है? अब मेरे पास एक और सेलेक्टर आता है अभी, वो है क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर आईडी भी सेलेक्ट कर सकता है, क्लास भी सेलेक्ट कर सकता है, टैग नाम भी सेलेक्ट कर सकता है। ये तीनों एक साथ सेलेक्ट कर, मतलब ये तीनों ही सेलेक्टर का मिला जुला रूप है। इन तीनों के साथ ये अकेले ही काम कर लेता है। कैसे यूज करते हैं इसे? तो इसको यूज करते हैं, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर के बाद यहाँ पे ध्यान देना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर डॉट के साथ लिखेंगे तो वो क्लास नेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम हैश के साथ लिखेंगे तो वो आईडी का नाम होना चाहिए। और अगर हम कुछ भी नहीं देते, डायरेक्ट लिखते हैं, तो वो टैग का नाम होना चाहिए। तो इस तरीके से क्यूरी सेलेक्टर में हम लोग तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कंटेंट है, ब्रांड नेम, आईडी है इसकी, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ आईडी के बिहाफ पे, हैश ब्रांड नेम। तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये है आईडी के बिहाफ पे सेलेक्ट करना। सेम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, अब मैं इसको यूज करता हूँ क्लास के बिहाफ पे सेलेक्ट करके। क्लास है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डॉट के साथ क्लास का नाम दे दिया। तो ये है हमारा क्लास सिलेक्शन। और यही इस H3 को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो इसे भी मैं कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और वो एक टैग है, तो सिर्फ H3। तो ये है हमारा टैग सेलेक्टर। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का यूज करके हम लोग आईडी, क्लास और टैग तीनों को एक साथ इस तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है एक ही में। इन तीनों के लिए अलग अलग हमें सेलेक्टर यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन तीनों को चाहूँ तो कंसोल करा सकता हूँ। यहाँ पे इन तीनों को मैं एक वेरिएबल में पहले स्टोर कर देता हूँ। इसको मैंने स्टोर कर दिया ब्रांड नेम वेरिएबल में, इसको मैंने स्टोर कर दिया वेट मैसेज वेरिएबल में, और इसको मैंने स्टोर कर दिया ABC वेरिएबल में। इस तरीके से इन तीनों को हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम इन तीनों के साथ कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे मुझे इस ब्रांड नेम को अगर चेंज करना है रन टाइम पे, तो मैं लिख दूंगा ब्रांड नेम डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट कहाँ गया,
इनर टेक्स्ट इक्वल टू, अभी है हेलो, अभी मैं उसे चेंज करूंगा, मैं लिख देता हूँ ब्रांड नेम। तो देखो चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वैसे ही अगर मैं मैसेज वाले को चेंज करना चाहता हूँ, मैसेज कौन है, ये पी टैग हमारा मैसेज है, तो इस मैसेज को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने लिखा मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँ हेलो मैसेज। देखो ये चेंज हो गया हेलो मैसेज। वहीं अगर टैग नेम को सेलेक्ट करेंगे जब, तो टैग नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे abc डॉट इनर टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज टैग। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब हम लोग सेपरेट सेपरेट सेलेक्टर यूज कर रहे थे, जैसे आईडी सेलेक्टर जब हम लोग यूज कर रहे थे, तो ये तो सही था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी हमें। लेकिन जब हम लोग क्लास सेलेक्टर यूज कर रहे थे, तो ये हमें एक एरे रिटर्न कर रहा था। उस एरे के जीरो इंडेक्सिंग पे जाके तब हम लोग चीज़ें चेंज कर पा रहे थे। वहीं अगर टैग सेलेक्टर की बात करें, तो टैग सेलेक्टर भी हमें एक एरे रिटर्न कर रहा था, और उस एरे के जीरो इंडेक्स पे जाके फिर हम लोग चीज़ों में चेंजेस कर पाते थे। लेकिन क्यूरी सेलेक्टर जब काम करता है, तो क्यूरी सेलेक्टर में तुम आईडी सेलेक्ट करो, क्लास सेलेक्ट करो या टैग सेलेक्ट करो, ये तुम्हें सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करता है, ये कोई एरे रिटर्न नहीं करता है। तो अगर तुम्हें यूज करना है, तो तुम सबसे ज़्यादा क्यूरी सेलेक्टर का यूज कर सकते हो, सबसे इजी है। इसमें जिस तरीके से सीएसएस में आईडी को यूज करने के लिए हैश के साथ उसकी नाम दिया जाता है, क्लास को यूज करने के लिए डॉट के साथ नाम दिया जाता है, टैग को डायरेक्ट लिखा जाता है, तो सेम जावास्क्रिप्ट में भी अगर तुम्हें इन सब को सेलेक्ट करना है, तो क्यूरी सेलेक्टर का यूज कर सकते हो, जिसमें तुम आईडी को हैश के साथ लिख सकते हो, क्लास को डॉट के साथ लिख सकते हो, और टैग को डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये है HTML के जावास्क्रिप्ट के सेलेक्टर्स। सेलेक्टर के बाद अब हमारे पास आता है, देखते हैं, इवेंट लिसनर्स। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि HTML में तो चेंजेस करना हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि CSS में कैसे चेंजेस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, यहाँ पे एक स्टाइल लिख लेता हूँ मैं। मैंने H1 के लिए लिखा है कि तुम्हारा फॉन्ट साइज रहेगा 45 पिक्सल, 35 पिक्सल, ठीक है। या आईडी के भी यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी। ब्रांड नेम की फॉन्ट साइज 35 की जगह 50 पिक्सल कर दो, हो गया 50 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसकी फॉन्ट फैमिली मैंने कर दी सीगो यूआई। इसको मैंने कलर दे दिया टील, ठीक है, नो इशू। जावास्क्रिप्ट में अभी हमने जो ये चेंजेस करे थे, इन सबको मैं हटा देता हूँ। प्रॉपर टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रांड नेम, ये H3 है, H3 की जगह मैं यूज कर रहा हूँ H5, और यहाँ पे मैं एक मैसेज लिखता हूँ, ये है हमारा सब हेडिंग, क्लास दे देते हैं एक सब हेडिंग। डॉट सब हेडिंग, और इसकी फॉन्ट साइज होगी 30 पिक्सल, 30 पिक्सल ज़्यादा है, 20 पिक्सल कर देते हैं, 25, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इसकी भी फॉन्ट फैमिली मैं अभी के लिए बदल देता हूँ, इसकी फॉन्ट फैमिली और टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। अब है हमारे पास पी टैग।
स्पीड टैग के लिए मैं लिख देता हूँ ऐसे ही। पहले तो इसमें कंटेंट ज़्यादा रहेगा, तो इसको मैंने दे दिया लोरेम 50। कंटेंट आ गया। स्पीड टैग की मैं विथ देता हूँ 80%। तो इस तरीके से मैंने पी टैग को बना दिया। 2 पिक्सल की 1 पिक्सल सॉलिड की जगह हम यूज कर सकते हैं डैश्ड, और रेड की जगह मैं यूज करूंगा टोमेटो। ठीक है, ये थोड़ा सही दिख रहा है। कंटेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल HTML और CSS का यूज करके एक पेज बना दिया। अब हम इसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंजेस कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। हमारे पास 3 चीज़ हैं, पहले मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अभी बताया सेलेक्ट करने के लिए मैं मोस्टली यूज करूँगा क्यूरी सेलेक्टर का, क्योंकि हम लोग इसमें आईडी, क्लास और टैग तीनों के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल ब्रांड नेम को सेलेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे? मैंने एक वेरिएबल बनाया ब्रांड नेम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और ये रहा हमारा ब्रांड नेम सेलेक्ट हो गया। एक बनेगा सब हेडिंग डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और ये है क्लास, क्लास है सब हेडिंग, तो डॉट के साथ सब हेडिंग, ये भी सेलेक्ट हो गया। फिर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसको मैं दे देता हूँ पी टैग। तीनों सेलेक्ट हो गए। चेक करते हैं कि क्या तीनों सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम इन्हें कंसोल करा लेते हैं। मैंने पहले कंसोल कराया दिस इज, या फिर ऐसे कराते हैं। टेम्पलेट लिटरल का यूज कर रहा हूँ मैं। ब्रांड नेम डॉलर, इस तरीके से हम लोग वेरिएबल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम प्रिंट करा दिया। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सब हेडिंग, सब हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। देखो तीनों चीजें हमें आ रही हैं। ऑब्जेक्ट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि टेम्पलेट लिटरल यूज हो रहा है। अगर सिंगल सिंगल प्रिंट कराते हैं तो वो प्रिंट कर देगा। ब्रांड नेम हो गया, यहाँ पे प्रिंट करा देना सब हेडिंग, और यहाँ पे प्रिंट करा देना डिस्क्रिप्शन। तो देखो ब्रांड नेम यहाँ पे आ रहा है H1 में, सब हेडिंग आ रहा है और डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सब के पैरामीटर जो जो हैं हम जो भी चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल तीनों चीज़ें हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे जावास्क्रिप्ट से इस ब्रांड नेम का कलर चेंज करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो मैं लिखूंगा ब्रांड नेम डॉट स्टाइल। स्टाइल को चेंज करने के लिए, CSS को चेंज करने के लिए स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल डॉट। अब जो भी चीज़ तुम्हें, जो भी प्रॉपर्टी बदलनी है, वो कलर मुझे बदलना है तो मैं लिख दूंगा कलर इक्वल टू, कैसा करना है, अभी इसका टील कलर है, मैं इसको रेड करता हूँ, तो देखो ये रेड हो गया। अगर मैं इसे ब्लैक करता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। मान लो मुझे ब्लैक भी नहीं करना, सियान करना है, तो ये सियान हो गया। टोमेटो
तो ये टोमेटो हो जाएगा। इस तरीके से चेंज होगा। यहाँ पे तुम चाहो तो कलर कोड भी पास कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कलर कोड। मान लो मैं यहाँ पे हल्का सा येलो पे ये कलर कोड डालना चाहता हूँ, तो ये हेक्स फॉर्मेट का कोड भी तुम यहाँ पे पास कर सकते हो, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से। तो ये कोड अप्लाई हो गया। तो कलर बदलने के लिए स्टाइल डॉट कलर का यूज किया जाता है। तुम इसका बैकग्राउंड कलर बदल सकते हो। मैंने लिखा ब्रांड नेम डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लैक। तो ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग लिखते हैं कैमल केस का यूज करते हैं। सीएसएस में बैकग्राउंड कलर ऐसा लिखा जाता है, बैकग्राउंड कलर। लेकिन हम लोग यहाँ तो हाइफन लगा नहीं सकते, तो हाइफन की जगह हम लोग इस कैरेक्टर को कैपिटल कर देंगे। तो ये हमारा बन गया कैमल केस। तो ये कैमल केस हमें यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे सी को कैपिटल कर दूंगा। अब ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो गया। इसी तरीके से तुम्हें कुछ भी देना हो, मैंने लिखा ब्रांड नेम डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर बॉर्डर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो देखो 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर आ गया हमारे पास। सॉलिड की जगह अगर मैं यहाँ पे डैश कर दूं, डैश, तो डैश वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में हम लोग सीएसएस को प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ। ये है हमारा कलर। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, चेंज कलर। चेंज कलर, ये फंक्शन हो गया। ये क्या करेगा कि ये ब्रांड नेम का स्टाइल चेंज करेगा। ठीक है, इसको अब मैं बंद कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये कैसा है, इस तरीके का, और ये चेंज करके ऐसा करेगा। या फिर छोड़ो, इसे हम लोग बाद में करेंगे प्रॉपर, ये एनिमेशन में आता है। तो इस तरीके से हम लोग सीएसएस के भी जावा स्क्रिप्ट से सीएसएस को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग किसी के भी सीएसएस को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी हेडिंग को चेंज करके दिखाया, कलर हमने चेंज किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, रेड, बॉर्डर हमने डाला। इसी तरीके से हम इसकी फ़ॉन्ट साइज बदल सकते हैं। मैंने कहा ब्रांड नेम डॉट स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट साइज, और फ़ॉन्ट साइज मैंने कह दी 100 पिक्सल। तो फ़ॉन्ट साइज 100 पिक्सल हो गई। मैं कह दूँ 1000 पिक्सल, तो ये 1000 पिक्सल हो जाएगी। इस तरीके से 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग पूरे के पूरे HTML और CSS को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे क्या पढ़ना है हमें? CSS को भी चेंज करना हमने देख लिया। अब हमें पढ़ना है इवेंट लिसनर्स। तो अभी हम लोग इवेंट लिसनर शुरू करते हैं। इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट में कई तरीके के इवेंट लिसनर्स हैं। सबसे पहले एक तो क्लिक, क्लिक भी एक तरीके का इवेंट लिसनर है। मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन का नाम रखता हूँ चेंज कलर, CHNG, चेंज कलर। देखो हमें यहाँ पे एक बटन मिल रहा है चेंज कलर का। ठीक है, इस बटन को मैं एक क्लास देता हूँ BTN, और इस BTN के लिए थोड़ी सी CSS लिख देता हूँ। मैंने BTN के लिए CSS लिख दिया पैडिंग ऊपर और नीचे से 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड
टोमेटो, और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। इस तरीके से मैंने एक बटन बना दिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देता हूं मैं, सब कैपिटल में हो गया। ओके, अब इसके हवर पे थोड़ी सी चीजें कर देता हूं मैं, डॉट btn कॉलन हवर। जैसे इस पे हवर हो तो बैकग्राउंड कलर आ जाए, टोमेटो पूरा फिल हो जाए। आ रहा है, कलर इसका हो जाए वाइट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल इज 0.5s, 0.5 ज्यादा हो रहा है, 0.3। ठीक, हमने एक बटन बना लिया। अब इसको देखते हैं सेंटर करके, नहीं हो रहा। ठीक है, एक तरीका और है, मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, ये नहीं जा रहा है अभी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम इस चेंज कलर पे क्लिक करें, यहाँ पे कर्सर भी चेंज कर देता हूँ मैं, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस चेंज कलर पे क्लिक करूँ तो बॉडी का जो ये बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज होना चाहिए। अभी के लिए मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर देता हूँ, आईडी इसको एक दे देता हूँ, आईडी मैंने इसको दे दी बॉडी, या फिर टैग के भी आप पिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉडी को एक कलर दे दूंगा, तो मैंने बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक या ब्लू वॉलेट। ठीक है, ब्लू वॉलेट नहीं देते हैं, और इसको देते हैं कैटेड ब्लू। एक बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। मैं चाहता हूँ जब भी इस चेंज कलर पे मैं क्लिक करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो बॉडी का। कैसे होगा? तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉडी को सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने लिखा वेरिएबल बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉडी। बॉडी सेलेक्ट हो गई पूरी। टेस्ट कर लेते हैं बॉडी सेलेक्ट हुई है कि नहीं, तो मैंने कहा बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू। चेंज हो रही है, यानी हमारी बॉडी सेलेक्ट हो गई है। बट हमें बैकग्राउंड कलर इस तरीके से नहीं चेंज करना है, हम चाहते हैं जब इस बटन पे क्लिक हो तब चेंज हो। तो हमने बॉडी को कलर चेंज करना है, और किस बटन पे क्लिक हो, तो इस चेंज कलर वाले पे क्लिक हो तब। इसके लिए इसको भी सेट करना पड़ेगा हमें। तो इस बटन की क्लास है btn, इसको हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी दे दी मैंने चेंज कलर btn, दे दी मैंने आईडी। अब इस आईडी को भी सेट कर लेंगे, तो मैंने लिखा वेरिएबल चेंज कलर बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी। अब ये बटन भी सिलेक्ट हो गया। अब हमें इस बटन को क्लिक बनाना है। चेंज का मीनिंग होगा CHANGE। ठीक है, यहाँ भी कर देते हैं, एक सेकंड में नेमिंग सही कर देते हैं। बटन बन गया, बटन सेलेक्ट हो गया। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं। ये कैसे क्लिक चेक किया जाता है? तो ये चेक किया जाता है कंसोल पे। किस तरीके से? अभी देखो मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं लिखूंगा चेंज कलर btn, यानी इस वेरिएबल का नाम, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर एक फंक्शन है, ये दो चीजें लेगा। पहला, ये पूछेगा कि इवेंट कौन सा तुम्हें चलाना है, और उसके बाद इवेंट चलने पे कौन सा फंक्शन रन होगा। तो मैंने कहा कि इवेंट जब तुम चलाओ तो वो होना चाहिए क्लिक, यानी क्लिक करेंगे हम लोग। और क्लिक करने पे तुम क्या करना, एक एरो फंक्शन चलाना, इस तरीके से।
ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स है, तो मैंने इसको एक एरो फंक्शन दे दिया। कॉल बैक में ये एक फंक्शन लेता है, तो हम एक फंक्शन बना के दें या तो फिर हम इसे सिंपली एरो फंक्शन दे दें। और मैंने कहा तुम करना क्या, कंसोल करना बटन क्लिक्ड। अब चेक करते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो कंसोल पे आ रहा है बटन क्लिक्ड। मैंने क्लिक किया, बटन क्लिक्ड, क्लिक किया, बटन क्लिक्ड, बटन क्लिक्ड। इस तरीके से बटन हमारा क्लिक हो रहा है, पता चल गया, यानी हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। अब हमें करना क्या है, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर बदलना है। तो मैं कह दूंगा बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर कैसा करना है मुझे, तो मैंने कह दिया बैकग्राउंड कलर, एक सेकंड, इक्वल टू, और मैं चाहता हूँ तुम चेंज करके कर देना इसका बैकग्राउंड कलर। एक कलर निकाल लेते हैं यहाँ से, ऐसा, ठीक है। ये कलर कोड दे दिया मैंने। अब चेक करते हैं बटन पे क्लिक करके, क्लिक किया चेंज हो गया। अब फिर से क्लिक करूंगा तो ये रिवर्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी क्लिक हो तब तुम बैक बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये वाला सेट कर देना। तो उसने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। इस तरीके से इवेंट लिस्नर होते हैं हमारे पास। एक इवेंट लिस्नर है क्लिक, जिसमें हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और बना सकता हूँ बटन रिवर्स के लिए। कैसे, सबसे पहले इस बटन की हाइट और विड्थ थोड़ी कम करता हूँ मैं, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ये ठीक है। सेम टू सेम मैंने एक और बटन बना दिया और उसको दे दिया रिवर्स कलर। इसकी आईडी भी चेंज हो गई, इसकी आईडी मैंने दे दी रिवर्स कलर बीटीएन, ठीक है। जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो पहले इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने लिखा वेरिएबल रिवर्स कलर बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी। बटन सिलेक्ट हो गया। सेम मैं कहूँगा कि जब भी रिवर्स बटन पे क्लिक होगा, यानी रिवर्स बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, कौन सा लिसनर होगा, क्लिक, तो एक एरो फंक्शन चलेगा, और वो एरो फंक्शन क्या करेगा, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट करेगा। और कैसा करना है, तो इस बार हमें कैटेड ब्लू करना है। तो कैटेड ब्लू नाम लिख दें या फिर इसका कलर कोड लिख दें। इसका कलर कोड देख लेते हैं, या नाम लिख देते हैं, ये इसका नाम हो गया। तो अब देखो चेंज कलर पर क्लिक करूंगा, चेंज हुआ, रिवर्स कलर पे, फिर से रिवर्स हो गया, चेंज कलर पे, चेंज हुआ, रिवर्स कलर पे, रिवर्स हो गया। तो ये है डोम का मैनिपुलेशन, जावास्क्रिप्ट का यूज करके एचटीएमएल और सीएसएस में चेंजेस करना। मैं बॉडी के सीएसएस में चेंज कर रहा हूँ बटन पे क्लिक करके। एक बटन पे क्लिक करते ही कलर बदलता है, दूसरे पे क्लिक करते ही रिवर्स हो जाता है। ये काम हम लोग सिंगल बटन से भी कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमें लॉजिक लगाना होगा। क्या लॉजिक लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे कलर इक्वल टू 0, यानी मान लो कि अभी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा, इफ कलर इक्वल इक्वल 0 हो, यानी बॉडी का बैकग्राउंड कलर अगर 0 हो तो तुम ये वाला कलर कर देना। और कलर करने के बाद तुम कलर की वैल्यू चेंज करके 1 कर देना। और अगर 0 नहीं होता है, यानी 1 है, तो तुम बॉडी का बैकग्राउंड कलर कैटेड ब्लू कर देना। और फिर तुम कलर की वैल्यू कर देना 0। अब ये एक ही बटन से हो जाएगा। अगर मैं चेंज कलर कर लूँगा, येलो आया, फिर कैटेड ब्लू, येलो, कैटेड ब्लू। तो अब इस तरीके से ये चलेगा सिंगल बटन से भी। और अगर तुम्हें सिंगल बटन नहीं आ रहा है तो तुम अभी के लिए डबल बटन से कर सकते हो, ठीक है।
तो ये लॉजिक है थोड़ा, बट इसको हम लोग फिर आगे करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी तो शुरू हुई है। तो अभी के लिए हम लोग दो बटन बना के और इस काम को कर लेते हैं। तो पहले बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे वो कलर चेंज करेगा, दूसरे पे अगर क्लिक करते हो तो वो कलर को रिवर्स करेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में अब हम लोग जावास्क्रिप्ट के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स करने शुरू करेंगे इवेंट लिस्नर के साथ, कि सिंगल क्लिक पे करके जैसे अभी हम लोग बॉडी का कलर चेंज कर रहे हैं वैसे ही क्लिक करके कोई और चीज़ें करेंगे। बॉक्स वगैरह बना सकते हैं, उसमें चीज़ें फिल कर सकते हैं, इस तरीके का। और हमारे पास इवेंट लिस्नर्स अभी बहुत तरीके के हैं। डबल क्लिक है, माउस हॉवर है, माउस आउट है, माउस एंटर है, माउस लीव है। ये सब इवेंट लिस्नर्स का यूज मोस्टली एनिमेशन बनाने में होता है। माउस के साथ जितने एनिमेशन चलते हैं उन सब के साथ यूज होता है। माउस ओवर, आउट, एंटर, माउस लीव। उसके बाद की अप डाउन है, सबमिट के लिए है, चेंज है, इनपुट बॉक्स के साथ है, फिर फोकस है, ब्लर है, स्क्रॉलिंग के साथ हमें कुछ काम करना होता हो, या कुछ एनिमेशन बनते हैं जो स्क्रॉलिंग के साथ बॉक्स चल रहा होता है, तो उन सब के टाइम पे जावास्क्रिप्ट का ये स्क्रॉल इवेंट लिस्नर काम आता है। ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग इवेंट लिस्नर को और थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। जैसे अभी हमने एक किया कलर चेंज करने के लिए, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में और ज़्यादा डीप तक जाएंगे कि डोम को और कितना ज़्यादा हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर हमारी एपीआई आ जाएगी। एपीआई के आते ही डोम और अच्छे से काम करने लगेगा, क्योंकि फिर हम लोग एपीआई से डेटा लाएंगे और जावास्क्रिप्ट में डोम को चेंज करके हम लोग एचटीएमएल के अंदर अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो जब एपीआई आएगा तो डोम का ही यूज होगा उस टाइम भी। तो इस वजह से कोशिश करना कि डोम की जितनी भी क्लासेस हो मिस ना हो, डोम अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब एपीआई की भी क्लास होगी तो वहाँ पे भी डोम का यूज होगा। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।